167 साल पुराने बैंकिंग साम्राज्य को गिराने में क्या लगता है? सड़क पर मारपीट, 100 अरब के गंदे रहस्य और एक बेरहम फैसला जिसने रातों रात दौलत वाष्पित कर दी। यही है कैसे क्रेडिट स्विस ने खुद को तबाह किया। ज़ूरिच में कहीं एक क्रेडिट स्विस बैंकर ने एक सूटकेस खोला जो करोड़ों की नकद राशि से भरा था, जो एक बल्गेरियाई कोकेन कार्टेल द्वारा सौंपा गया था। न कोई बर्खास्त हुआ, न किसी ने पुलिस को बुलाया। ये कहानी है उस सच्चाई की जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद तिजोरी के भीतर छुपी थी। नियमित डिलीवरी का सूत्रधार था एवेलिन बानेव, एक पूर्व पेशेवर पहलवान जो बेरहम कोकेन सरगना बन चुका था। उसके गिरोह ने जटिल शेल कंपनियों की जहमत नहीं उठाई, वे सीधे बैंक के मुख्य दरवाजे से 2004 से 2008 के बीच बानेव के सहयोगियों ने क्रेडिट स्विस के जरिए 14 करोड़ 60 लाख स्विस फ्रैंक की चौंका देने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें से 4 करोड़ 30 लाख फ्रैंक सचमुच नकद नोटों के रूप में जमा किए गए। कागजी नोटों की ये मात्रा है। जब यूरोपीय अधिकारियों ने बल्गेरियाई कार्टेल को कई क्रूर हत्याओं से जोड़ना शुरू किया, तब भी बैंक ने खाते फ्रीज नहीं किए। वे चुपचाप खून से रंगे पैसे का प्रबंधन करते रहे, बुनियादी नैतिकता पर फीस को प्राथमिकता देते हुए। लेकिन बल्गेरियाई तो बस शुरुआत थे। 167 साल पुरानी इस संस्था के भीतर सड़न कितनी गहरी थी? क्या ये किसी एक बेलगाम रिलेशनशिप मैनेजर की करतूत थी या बैंक के मूल व्यापार मॉडल की ही विशेषता? जवाब बैंक की अभिजात ग्राहक सूची में छुपा था। क्रेडिट स्विस महज आंखें मूंद नहीं रहा था, वे दुनिया के सबसे वांछित अपराधियों के लिए सक्रिय रूप से लाल कालीन बिछा रहे थे। 2005 में उन्होंने सर्बियाई ड्रग लॉर्ड रोडोल्जू ब्राडुलोविच के लिए खाते खोले। उसने 34 लाख स्विस फ्रैंक तक जमा किए। चौंकाने वाली बात, ये उसके अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा अभियोग के 4 साल बाद था। उन्होंने एक वेनेजुएलाई अधिकारी के 9 करोड़ डॉलर की रिश्वत से कमाए करोड़ों छुपाए। नाइजीरियाई तानाशाह सानी अबाचा के परिवार द्वारा लूटे गए अरबों डॉलर संजोए। ये तिजोरी वैश्विक पीड़ा की शरणस्थली बन चुकी थी। इंटरपोल की रेड नोटिस जैसी दिखने वाली ग्राहक सूची के बावजूद बैंक इतने लंबे समय तक 2022 में कानून आखिरकार पहुंच गया। क्रेडिट स्विस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉरपोरेट आपराधिक दोष सिद्धि का सामना करने वाला पहला प्रमुख स्विस बैंक बना। जुर्माना मात्र 20 लाख फ्रैंक। लेकिन एक काली विडंबना में 2024 में ये दोष सिद्धि पलट दी गई। कारण, आरोपी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी थी। बैंक ने एक तकनीकी पेज पर अपने हाथ साफ कर लिए। दशकों तक उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के घोटालों को एक शांत अहंकार के साथ संभाला था। उन्हें यकीन था कि वे अछूते हैं। लेकिन इस आपराधिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जरूरी गोपनीयता और धोखे की संस्कृति धीरे धीरे संस्था को भीतर से खोखला कर रही थी। जब कोई संगठन दुनिया के सबसे घिनौने रहस्यों को छुपाने में अपनी जिंदगी लगा दे, तो क्या होता है जब वो वही पागलपन अपने ही लोगों। सितंबर 2019 ज्यूरिख की कुरकुरी शरद हवा एक ऐसी घटना से थरथरा उठने वाली थी जो किसी जासूसी उपन्यास में ज्यादा फिट होती, ना कि किसी। इकबाल खान, बैंक के स्टार वेल्थ मैनेजमेंट प्रमुख, अभी अभी उनके कट्टर प्रतिद्वंदी यूबीएस में चले गए थे। क्रेडिट स्विस का कार्यकारी बोर्ड घबराहट में डूब गया। इस डर से कि खान उनके अति धनी ग्राहकों को लुभा लेगा, मुख्य परिचालन अधिकारी पियरे ओलिवियर बुए ने वो सीमा पार कर ली जो कोई बैंकर कभी नहीं। उन्होंने इन्वेस्टिगो नामक एक संदिग्ध निजी खुफिया फर्म को खान का स्विट्जरलैंड की सड़कों पर पीछा करने के लिए नियुक्त किया। बैंक अब अपने ही लोगों के खिलाफ कॉर्पोरेट जासूसी में उतर चुका था। लेकिन शौकिया जासूस असल दुनिया में कम ही सफल होते हैं। ये पागलपन भरा निगरानी अभियान कब तक चलता, इससे पहले कि ये बुरी तरह। ये मामला स्विस नेशनल बैंक के ठीक पीछे एक बेतहाशा तेज रफ्तार कार चेज में जा पहुंचा। खान को एहसास हुआ कि उसका पीछा हो रहा है। उसने पीछा करने वालों का सामना किया। बेदाग ज्यूरिख के दिल में एक शारीरिक झड़प। घोटाला मीडिया में फट पड़ा। क्रेडिट स्विस ने बेतहाशा नुकसान को काबू करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि ये एक बेलगाम एकमुश्त ऑपरेशन था जो सीईओ की जानकारी के बिना किया। ये झूठ था। जांच में जल्द ही खुलासा हुआ कि उन्होंने एक और कार्यकारी मानव संसाधन प्रमुख पीटर गोयरके की भी जासूसी की थी। ये पागलपन व्यवस्थागत था। इस कॉरपोरेट जासूसी के परिणाम विनाशकारी थे। मानवीय कीमत प्रतिष्ठा की क्षति से कहीं आगे निकली। दुखद रूप से एक निजी सुरक्षा सलाहकार जिसने कथित तौर पर जासूसी आयोजित करने में मदद की थी, घोटाला सामने आने के बाद उसने अपनी जान ले ली। बेरहम दमाव की संस्कृति। बैंक के भीतर एक कड़वा बोर्डरूम खूनी संघर्ष छिड़ गया। अधिकारी अपने करियर बचाने की बेताब कोशिश में एक दूसरे पर टूट। फरवरी 2020 में सीईओ तिजाने थियाम को बेइज्जती के साथ इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। उनका वेतन काट दिया गया। बैंक ने अपने विशाल संसाधनों को हथियार बनाया था। केवल आंतरिक अराजकता ने एक घातक कमजोरी उजागर कर दी। क्रेडिट स्विस गहरी अस्थिरता में था,
लेकिन जनता अभी भी एक शक्तिशाली मिथक पर विश्वास करती थी। वे स्विस बैंकिंग रहस्यों की पूर्ण अभेद्य ढाल पर यकीन करते थे। लेकिन क्या होगा अगर कानून खुद उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त न रहे? स्विस बैंकिंग अधिनियम की धारा 47 किंवदंती है। ये ग्राहक डेटा उजागर करने को एक आपराधिक अपराध बनाती है। दशकों तक इसने एक अछूते लेकिन वो भ्रम मई 2014 में बेरहमी से चकनाचूर हो गया। अमेरिकी न्याय विभाग को स्विस कानून की परवाह नहीं थी, उन्हें कर चोरी की परवाह थी। क्रेडिट स्विस को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने एक व्यापक षड्यंत्र की स्वीकारोक्ति की, जिसमें अमीर अमेरिकियों को सजा कठोर थी, जुर्माने और हर्जाने में 2.6 अरब डॉलर की भारी राशि। स्विस कानून उन्हें अमेरिकी अभियोजकों की पहुंच से नहीं बचा सका। लेकिन अगर 2.6 अरब डॉलर का जुर्माना बैंक को नहीं मार सका, तो क्या मार सकता था? अंतिम विनाश किसी सरकारी छापे से नहीं आया। ये आया एक ज़मीर के संकट से। फरवरी 2022 में एक अकेले गुमनाम विसल ब्लोअर ने फैसला किया कि उसने काफी देख लिया। उसने जर्मन अखबार सुदडॉयचे ज़ाइटन को डेटा का एक विशाल भंडार सौंप दिया। इसे स्विस सीक्रेट्स लीक का नाम दिया गया। इस लीक ने 18,000 खातों में रखे 100 अरब डॉलर से अधिक को उजागर किया। इसने मानव तस्करों और प्रतिबंधित कुलीनों के साथ बैंक के गहरे चल रहे संबंधों को बेनकाब किया। विसल ब्लोअर ने केवल बैंक को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने पूरे स्विस कानूनी तंत्र पर निशाना साधा। स्विट्जरलैंड के अनैतिक गोपनीयता कानूनों को अपनी प्रेरणा के रूप में स्पष्ट रूप से उद्धृत। क्रेडिट स्विस ने साबित किया कि एक अल्पाइन तिजोरी पूरी तरह बेकार है अगर उसकी रखवाली करने वाले अपने ही देश के सार्वजनिक उजागर होना विनाशकारी था। 1.5 सदी में बनी बैंक की प्रतिष्ठा तार-तार हो चुकी थी। विश्वास, वो एकमात्र मुद्रा जिसमें एक बैंक वास्तव में व्यापार करता है, वाष्पित हो रहा था। संपन्न ग्राहक। फिर भी घोटालों, जुर्मानों और लीक के बावजूद संस्था अभी भी खड़ी थी। नियामक संतुष्ट थे, जो हमें क्रेडिट स्विस की मृत्यु के बारे में सबसे प्रतिसहज तथ्य पर लाता है। एक बैंक जो कागज पर पूरी तरह स्वस्थ है, अचानक कैसे अस्तित्व में रहना। 15 मार्च 2023 स्विस नियामकों ने आधिकारिक तौर पर घोषित किया कि क्रेडिट स्विस सभी पूंजी और तरलता आवश्यकताओं। लेकिन एक बैंक महज एक बैलेंस शीट नहीं है, ये विश्वास पर पूरी तरह टिका एक नाजुक ढांचा है, और वो विश्वास लाइव टेलीविजन पर टूटने वाला था। उसी दिन सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन, क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े शेयरधारक अम्मार अल खुदैरी ब्लूमबर्ग टीवी पर एक साक्षात्कार के लिए बैठे। उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया, क्या वे बैंक को सहारा देने के लिए और पूंजी लगाएंगे? उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वे 2 शब्द एक बारूद के ढेर में डिजिटल चिंगारी की तरह काम किए। घंटों के भीतर ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व घबराहट ने ये 1930 का बैंक रन नहीं था। ज्यूरिख में किसी इमारत के बाहर बेताब लोगों की कतारें नहीं थीं। इसके बजाय अरबपतियों ने व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए संवाद किया। अपने स्मार्टफोन पर कुछ टैप करके उन्होंने एक मूक घातक डिजिटल हिमस्खलन शुरू कर दिया। पहली तिमाही में बैंक से 11,100 करोड़ स्विस फ्रैंक तक बह निकले। अपने चरम पर हर एक दिन 1,000 करोड़ डॉलर वाष्पित हो जाते थे। शुक्रवार 17 मार्च तक बैंक लाइफ सपोर्ट पर था। एक बंद दरवाजों वाला उन्मत्त सप्ताहांत शुरू हुआ, जब स्विस सरकार वैश्विक वित्तीय पतन को रोकने के लिए जूझ रही। नियामकों ने आपातकालीन शक्तियां लागू की, शेयरधारक मतों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उन्होंने एक बेरहम जबरन विवाह आयोजित किया। यूबीएस को मात्र 3.2 अरब डॉलर में अपने मरते प्रतिद्वंदी को अवशोषित करने पर। लेकिन उस सप्ताहांत का सबसे चौंकाने वाला मोड़ बॉन्ड धारकों के लिए सुरक्षित था। एक अभूतपूर्व कदम में नियामकों ने रातों रात वित्त के नियम बदल दिए। उन्होंने क्रेडिट स्विस के 1,730 करोड़ डॉलर के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड को शून्य पर लिखने का आदेश दिया। एक कलम की नोक से विशाल संपत्ति पूरी तरह वाष्पित हो गई। बाजार स्तब्ध रह गया। इक्विटी शेयरधारकों ने अपने मूल्य का एक अंश बचाया, लेकिन बॉन्ड धारकों ने सब कुछ खो दिया। ये एक क्रूर निर्णय। क्रेडिट स्विस की परम विडंबना गहन है। नियामकों ने वर्षों तक इसके आपराधिक अंधेरे को नजरअंदाज किया, कार्टेल के नकद और जासूसी पर आंखें मूंदते रहे। फिर भी वे असहाय देखते रहे जब बैंक तकनीकी रूप से सॉल्वेंट रहते हुए एक स्मार्टफोन बैंक रन से वाष्पित हो गया। 167 साल की विरासत धन की कमी से नहीं, बल्कि विश्वास के पूर्ण दिवालियेपन से नष्ट हुई।